नमस्कार। कल्पना कीजिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता, सबसे परोपकारी और सबसे बुद्धिजीवी, इन सबका नाम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ता है जो वैश्विक स्तर पर यौन अपराध और मानव तस्करी का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में जारी हुई एप्स्टीन फाइल्स की 95,000 तस्वीरों का वो कलेक्शन, वो संग्रह, जिसमें बिल गेट्स से लेकर नाम जो है नोम चॉस्की तक चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना है? हमें समझना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर कि हमारे लिए सिर्फ एक स्कैंडल या फिर गॉसिप का विषय नहीं होना चाहिए, राइट? हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि ये कैसे हमारे लिए केस स्टडी के रूप में काम आ सकता है। शक्ति का दुरुपयोग यानी कि शक्ति का मिसयूज, अब्यूज ऑफ पावर, ये बात है अब्यूज ऑफ पावर की। ये एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर मानव तस्करी के नेटवर्क को काम करता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये न्याय की देवी की जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्या ये समाज के जो रसूखदार हैं यानी कि एलिट क्लास के सामने और भी घनी हो जाती है, या ये पट्टी डबल हो जाती है? क्या ये सही और गलत का न्याय नहीं कर पाती है? आज के इस लेक्चर में हम ना केवल इन खुलासों के पीछे के तथ्यों को जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि एथिक्स यानी जीएस पेपर 4, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि जीएस पेपर 2 के नजरिए से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के क्या मायने हैं। तो चलिए समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का ये काला साम्राज्य हमारे ये वैश्विक शासन की किन खामियों के बारे में हमें यहाँ पर चेतावनी देने का प्रयास कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम सारी चीजें समझेंगे और जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे। जिस व्यक्ति का चेहरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा चेहरा, इतना जो है जघन्य अपराधों से भरा हुआ जो चेहरा, उसके पास इतने इर्द गिर्द इतने जो है परिचित चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और यूपीएससी के लिए ये जो करंट अफेयर्स का जो ये मुद्दा है, इसे हम कैसे अपने सिलेबस के साथ रिलेट करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर अपने लेक्चर में समझेंगे। चलिए बिना समय जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम एप्स्टीन स्कैंडल की जो ये बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, इसको आसान भाषा में हमने समझा, लेकिन थोड़ा सा और समझते हुए हम इसके डेप्थ में जाएंगे कि यूपीएससी के लिए ये सिलेबस में कैसे रिलेवेंट हो सकता है, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना गॉसिपिंग के साथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो जेफरी एप्स्टीन है, इनकी फाइलें जो है फाइलें खुली हैं, उनको लेकर बड़ा मामला सामने आया, हालांकि वो अब नहीं है। ठीक है, और अमेरिकी जो न्याय विभाग है, उन्होंने लाखों दस्तावेज अब जो है पब्लिक कर दिए हैं और उसमें बताया है कि हजारों पेज के दस्तावेज हैं, जिसमें 95,000 जो है पिक्चर्स वहां पर हमें प्रोवाइड की गई हैं पब्लिकली। और इसमें जो है बैंक रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, कई देशों से जुड़े कुछ पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है इस व्यक्ति को लेकर कि ये दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, नेता और प्रभावशाली लोगों के नाम हो सकते हैं। मतलब इसमें जो पहचान पत्र वगैरह दिए गए हैं, उस फाइल में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम हो सकते हैं या फिर पॉलिटिशियंस के नाम हो सकते हैं जो चर्चा का विषय बन सकते हैं आने वाले समय पे। अब समझना है जेफरी एप्स्टीन क्या, कौन है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं समझा तो चीजें नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये क्या है, अमेरिका के एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और अमेरिका जो अमीर फाइनेंसर थे ये, ठीक है, जिसके संबंध में दुनिया के शीर्ष जो राजनेता है, वैज्ञानिक है, वो अरबपतियों में से एक माने जाते थे। इनका अपराध क्या था? ये एक अंतरराष्ट्रीय यौन तस्करी यानी कि सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने का इनको दोषी पाया गया था, और जिसमें नाबालिग लड़कियों का शोषण भी ये करते थे। अब शक्ति का केंद्र इनके पास की अगर बात करें तो उनके पास कैरेबियन में एक निजी द्वीप भी था, जहां पर वह हाई प्रोफाइल हस्तियों की मेजबानी करते थे, उनकी जी हजूरी करते थे। आरोप ये था कि उन्हीं मुलाकातों के जरिए वो लोगों को प्रभावित भी करते थे और ब्लैकमेल भी किया करते थे। इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो लगभग 2019 में आप देखेंगे कि 2019 में जेल के मुकदमे के दौरान उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, कह सकते हैं आत्महत्या भी इन्होंने कर ली थी। प्रेजेंट टाइम में अभी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि उनकी मौत के बाद भी कोर्ट के आदेश पर ये जारी हो रहे एप्स्टीन फाइल्स, ठीक है, इसके कारण वो चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि इनमें कई सारे बड़े वैश्विक नामों का जो है खुलासा हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में अब सामने क्या आया, हमने देखा हाउस ओवरसाइट्स कमेटी में डेमोक्रेटिक सांसदों ने 68 नई 96 या 95 जो 1000 तस्वीरें, उसमें से कुछ तस्वीरों को जारी किया है, जिसमें चर्चित हस्तियां कौन कौन सी हैं, पिक्चर्स के थ्रू समझा हमने।
बिल गेट्स, सर्गे ब्रिन, वुडी एलन, नोम चॉम्स्की और स्टीव वनॉम। ठीक है, जरूरी बात है कि तस्वीरों में किसी का भी कोई अपराध ऐसा घोषित नहीं हुआ कि मान लीजिए किसी अपराधी के साथ अगर एक व्यक्ति फोटो खिंचवा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी अपराधी ही है, तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, एपिस्टीन फाइल्स जो खुली है उसमें 3 पिक्चर्स सामने निकल कर आई, जैसे प्रिंस एंड्रयू की जो ब्रिटेन के हैं, इनके साथ उनकी पिक्चर देखने को मिली, बिल क्लिंटन की मिली है, डोनाल्ड ट्रंप की भी मिली हुई है। तो मान रहे हैं कि क्या पता इनका भी उस केस में कोई हाथ हो या इस प्रकार की तस्करी इत्यादि ये भी शायद करते हो, ऐसा एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तस्वीरें मिली, किनके साथ, जिन व्यक्ति की अभी रहस्यमयी मौत 2019 में जो जेल में हुई थी, ठीक है, एपिस्टीन के साथ। तो एपिस्टीन केस की शुरुआत कैसे होती, 2005 में, सुनिएगा। अब कैसे पकड़े जाते हैं ये एपिस्टीन और कैसे पता चलता है कि ये जो है सेक्स सर्किट चला रहे हैं और लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। 2005 में सबसे पहले केस आता है फ्लोरिडा का। ठीक है, 14 साल की एक लड़की की मां ने पुलिस से शिकायत की इनके बारे में, एपिस्टीन के बारे में, और कहा कि एपिस्टीन ने मसाज के बहाने इनकी बेटी को बुलाया और उसके साथ गलत कार्य किया, और जांच में पता चला कि वो अकेला मामला नहीं था, करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने भी ऐसे आरोप एपिस्टीन पर लगाए हैं, जो बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके साथ कई अलग अलग लोगों की फोटोज भी मिल रही हैं। फिर भी उसे सख्त सजा क्यों नहीं मिली? 2008 में ऐसा हुआ कि 13 महीने की एपिस्टीन को सजा मिली और जेल से बाहर जाकर काम करने की छूट भी मिल गई थी। उस वक्त तक नहीं निर्णय हो पाया होगा और नहीं प्रूव कर पाए होंगे। तो ये दिखाता क्या है, ये क्या दिखाता है, हमें क्या समझना है इसके पीछे से? हमें समझना है कि ताकत और रसूख जो होते हैं ना, जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कानून को कमजोर कर दिया है इन्होंने। इस तरह से घूसखोरी भी कर सकते हैं, घूसखोरी करके कहें या फिर किस तरीके से उन्होंने किया। अब इसी केस के बाद आप देखेंगे हैशटैग मी टू आता है अमेरिका में, ये आंदोलन चलता है एपिस्टीन को लेकर। 2017 में अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ और एपिस्टीन के खिलाफ फिर से मामले यहाँ पर उठते दिखाई दिए, जिसमें वर्जीनिया ग्रिफे समेत करीब 80 महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने जो है उनका शारीरिक शोषण किया है। ठीक है, मी टू आंदोलन में पता चला इस पूरे मामले का जो असली मतलब यही है, जो हमें समझना चाहिए अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता बनाम कानून की कहानी है। जब आपको पता चल गया था 2005 में 50 नाबालिग लड़कियों के और केसेस उसके खिलाफ थे, तो उसको छोड़ा क्यों गया था? अमीर बनाम न्याय की है, ये नैतिकता बनाम प्रभाव की है। लोकतंत्र में जवाबदेही का ये बड़ा सवाल पैदा करता है। लोगों का विश्वास जो होता है ना कानून से, उसको हटाता है, उनकी हीनता को दिखाता है कि उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लेके जनता में जो एक कुप्रभाव, एक जो न्याय के प्रति, जो हम कहते हैं कि जो एक लेडी है जो पट्टी बांधी हुई, उनके प्रति एक जो है प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, जो जनता में, जो आम जनता विश्वास करती है कि भाई न्यायालय जाएंगे तो न्याय मिलेगा। अगर ये इस प्रकार का न्याय है तो जनता को क्या जवाब देंगी वहां की सरकार? ठीक है, अब यूपीएससी के लिए मामला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन केस। हमने केस को बेहतर तरीके से समझा, क्या केस है, क्या चल रहा है, बैकग्राउंड को समझा। अब गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 2 में, इसमें जेफरी एपिस्टीन केस ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अकाउंटेबिलिटी है राज्य की, वो कैसे सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है आपका, वो ये यूएस जस्टिस जो डिपार्टमेंट है, इसको कानूनन गैर गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक क्यों करने पड़े, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक से आपको ये सार्वजनिक क्यों करना पड़ा। ठीक है, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बनाम प्राइवेसी की सीमा क्या तय होनी चाहिए। यूपीएससी के एंगल से अगर हम समझें तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रोल ऑफ लॉ, कि क्या इंस्टीट्यूशन का रोल है। ठीक है, क्यों उन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी को जो है पब्लिकली किया, प्राइवेसी को की सीमा क्यों नहीं तय की गई, और सारी चीजों को इन्होंने रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ये सारी चीजें दर्शाई हैं जो जनता के समक्ष उभर कर आई हैं। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से हमें इस टॉपिक को समझना है कि इस प्रकार के अगर मुद्दे आते हैं तो उससे हम अपनी, चाहे जीएस पेपर 2 हो, चाहे जीएस पेपर आपका 4 हो, चाहे वो आपका ऐसे हो, किस प्रकार से उसके साथ कनेक्ट करके समझना है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, भाई अगर सोचिए इस प्रकार के किसी अपराधी व्यक्ति के साथ अन्य मुख्य चेहरे अगर दिखाई देंगे तो उस समाज में, उस देश में, या इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पटल पर उस देशों की क्या छवि बनेगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्या रोल है? तो सॉफ्ट पावर और जो मॉरल अथॉरिटी की बात करते हैं, जैसे अमेरिका अक्सर दुनिया को अथॉरिटेटिव अपना एक नेचर दिखाता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी बताता है, एक ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वुमेन्स राइट्स की बात करता है, रूल ऑफ लॉ पर लेक्चर देता है। अगर वो ऐसे व्यक्ति के साथ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी की फोटो दिखी है, तो अगर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ दिखता है तो जनता के मन में क्या एक क्या जो है भावना उनके लिए उत्पन्न होगी। लेकिन ऐसे खुलासे अमेरिका की मॉरल क्रेडिबिलिटी को कमजोर करते हैं। इस प्रकार की जो फाइल ओपन हुई है उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की मॉरल क्रेडिबिलिटी को कमजोर करने की कोशिश की, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन कोशिश की है।
विरोधी देश जैसे अमेरिका के विरोधी देश जैसे चाइना है, रशिया है, इसमें नैरेटिव जो कि वॉरफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आईआर का कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि क्रेडिबिलिटी गैप इन फॉरेन पॉलिसी, कि इस तरह की चीज़ों को उजागर करके आपने कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन जो देश अपोजिट देश है उनके, जैसे चाइना उसके विरोधी देशों में माना जाता है, चाइना रशिया माना जाता है, तो वो एक नैरेटिव तय कर लेंगे अमेरिका के प्रति अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, अगर ये सच होती है तो। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर लिहाज से, क्योंकि अलग अलग देशों, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे मोरक्को हो, इनके क्या है कि पासपोर्ट मिलना ये दर्शाता है, क्योंकि वहां पर जो फाइल्स ओपन हुई है उनमें इन देशों के लोगों के पासपोर्ट भी मिले, स्पेशली महिलाओं के। ठीक है, दर्शाता है कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क था। यानी कि यूपीएससी में आपके इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत ज्यादा तस्करी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमें यहाँ पर समझना होगा। अगर इस प्रकार के टॉपिक आते तो हम इसमें इन चीजों को पुट कर सकते हैं कि भाई मानव तस्करी, भाई इसमें टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, कैसे मानव तस्करी की बात हमारे सामने निकल कर आई, इंटरनेशनल लॉ की बात सामने निकल कर आई। ठीक है, कानून किस प्रकार से भेदभाव कर सकता है अगर वो उच्च तबके का व्यक्ति है। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा जब किसी देश के शीर्ष नेता, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप जैसे इसमें दिखे हैं, और पूर्व राष्ट्रपति का नाम अगर इन विवादों में आता है तो उस देश की इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल छवि क्या, ग्लोबल इमेज क्या बनेगी। जो कल तक मार्गदर्शन दे रहे थे, एक जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर खुद के कार्यकृत्यों से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, वो अचानक से अगर ऐसी पिक्चर्स में आते हैं तो उनके लिए लोगों के मन में क्या छवि क्रिएट होगी। ठीक है, अन्य देशों के साथ उनके कूटनीतिक सौदेबाजी की शक्ति को भी प्रभावित करता है ये। ठीक है, अब इसके बाद नीति शास्त्र और नैतिकता की एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खंड यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की, अगर पब्लिक लाइफ में एथिक्स की बात की जाए तो बिल गेट्स जैसे नाम है, ठीक है, नोम चॉम्स्की नाम है, और राजनेताओं जैसे सार्वजनिक रोल मॉडल अगर एक अपराधी के साथ ये जुड़ाव को दिखाते हैं तो ये सवाल खड़ा करता है, सवाल उठता है कि क्या व्यक्तिगत लाभ के लिए नैतिकता से समझौता किया जाना चाहिए। क्या अगर ये सही में ये पिक्चर्स जो उनके साथ में निकल कर आ रही हैं तो क्या उनकी रिलेवेंसी अगर हुई, तो ये कह रहे हैं कि क्या सच में कुछ पर्सनल थोड़े से डिजायर्स के लिए ये नैतिकता से हम समझौता कर सकते हैं जिसमें पूरा देश शामिल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की तो बिल गेट्स जैसे परोपकारी व्यक्तियों का नाम आने पर उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है जो वे नेतृत्व करते थे, रोल मॉडल माने जाते रहे हैं। ठीक है, पावर और जवाबदेही यानी कि पावर और अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ज्यादा धन और शक्ति जो है अकाउंटेबिलिटी को कैसे कम करता है, और ये जो संभावित जो ऐसे अगर आए तो ये एथिक्स केस स्टडी का विषय भी हो सकता है, और आप इस तरह से इसमें अपने वक्तव्यों को, अपने आंसर को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सोशल जस्टिस की अगर इसमें बात की जाए तो क्या समझ में आता है सोशल जस्टिस, जैसे जीएस पेपर 1-2 में आप क्या देखेंगे तो क्या है कि लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस की जो बात हमेशा वैश्विक पटल पर होती है, तो जैसे लोलिता एक उपन्यास है और इसमें इसके जो अंश हैं उसकी तस्वीरें जो है पेश की गई जिसमें महिला के पैर हैं, न्यूड तरीके से दिखाया गया, और महिलाओं के पासपोर्ट, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के वस्तुकरण और शोषण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। तो ये पिक्चर्स में एक लोलिता उपन्यास भी वहां पर निकल कर आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, न्यायिक पारदर्शिता की बात की, ट्रांसपेरेंसी की, तो अमेरिका के न्याय विभाग जो है, जो डीओजे है, उन्होंने फाइल्स का सार्वजनिक किया जाना यानी कि पारदर्शिता को दिखाता है, सूचना के अधिकार की उदाहरण को दिखाता है, और ये तुलना की जा सकती है कि अलग अलग देशों में हाई प्रोफाइल मामलों में जांच कैसे संचालित होती है बिना डरे। अमेरिका के जो आप देखेंगे अमेरिका के न्याय विभाग है, इन्होंने इसको पब्लिश किया ताकि लोगों के सामने सच उजागर हो पूरी तरीके से। लेकिन फिर इसी एवज में आता है कि क्या किसी की प्राइवेसी का खनन नहीं हो रहा है, बट बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज भी ऐसे मुद्दों में आते हैं। अभी यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से, कि मानव तस्करी के खिलाफ जो कानून है भारत में, आप देखेंगे अनैतिक व्यापार जो अधिनियम है, ठीक है, आईटीपीए जिसको बोलते हैं, वैश्विक स्तर पर जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है, इसके बारे में हमें जानना होगा। अगर इस तरह के टॉपिक आते हैं तो वहां पर आप ऐसी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, गोपनीयता बनाम सार्वजनिक हित की अगर बात की जाए तो क्या सार्वजनिक हस्तियों की निजी मुलाकातों को, अगर वो पर्सनल किसी से मिल रहे हैं तो क्या उसको सार्वजनिक करना सही होगा, यानी कि निजता के अधिकार की बात कर रहा है, जनता के जानने के अधिकार की बीच की जो है कश्मकश को कैसे संतुलन में लाया जा सकता है, क्योंकि मात्र पिक्चर अगर उनकी कोई इस प्रकार से नहीं है, सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ पिक्चर है, तो
मान लीजिए अगर आप किसी आज व्यक्ति से मिल रहे हैं और वो अपराधी कार्यों में लिप्त हो गए तो कल को आप भी अपराधी कराएंगे? पूरी हद तक तो नहीं, लेकिन अगर आपके साथ आपके से जुड़े हुए कुछ लिंक ऐसे निकल कर आते हैं तो आप अपराधी कहलाएंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी छवियां हैं और इनको अगर इस तरह से वैश्विक पटल पर रखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं। ठीक है। एलिट जो नेटवर्किंग है, क्या कैसे अमीर और शक्तिशाली लोग कानून से बचने के लिए समानांतर नेटवर्क बना लेते हैं कि कैसे चीज़ों से, गैम्बलिंग से, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। देखिए इस प्रकार से ये महंगा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ समय का लालच, कुछ समय का जो क्षण का जो लाभ है ना, वो इतना महंगा पड़ सकता है और कभी कभी सेम टाइम पे नहीं, बहुत लंबे समय बाद मिलता है उसका परिणाम, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो ये मामला वैश्विक स्तर पर रूल ऑफ लॉ की परीक्षा है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंटरपोल और अलग अलग देशों की जांच एजेंसियों के बीच समन्वय कितना ज्यादा जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, वैश्विक वित्तीय प्रणाली का उपयोग कैसे अवैध धंधों के लिए किया जाता है, जो कलेक्शन किया जा रहा है, कैसे गैम्बलिंग वगैरह चीजों के लिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को छुपाने के लिए किया जाता है। बेसिकली कंक्लूजन के तौर पे समझें तो यूपीएससी के लिए आपको इस केस के की जो मसालेदार खबरें, उसके बजाय इनके जो, जैसे आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे प्रणालीगत दोष जो सिस्टमैटिक फेलियर्स क्या रहे हैं सिस्टम के, उसको समझना है। नैतिक पतन यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है, क्षण भर के लाभ के लिए इन्होंने कैसे बड़े लोगों के साथ लिंक किया, उनके साथ फोटोज आई और इस प्रकार से ये पूरे वैश्विक पटल पर इनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाओं पर भी ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह की चीज़ों का फोकस नहीं करेंगे या इनसे सही निर्णय नहीं आएंगे या इन पर लोगों का भरोसा नहीं होगा तो कैसे हम वहाँ पर बाकी समाज में, सोसाइटी में महिलाओं की बात करते हैं प्रोटेक्शन की, या ह्यूमन राइट्स की जो अमेरिका बात करता है, उसको कैसे कटिबद्ध रूप से जो है वहाँ पर उनके राइट्स की बात कर पाएगा अगर वही इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी है और आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें हमारे एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है? भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपने मी टू को समझा, यहाँ पर ये समझा कि यूपीएससी में टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या रोल हो सकता है। मानव तस्करी की बात की जाए तो आप अपने ऐसे में इसको मैंशन कर सकते हैं, है ना। जीएस पेपर 4 में किस प्रकार से एथिक्स में पब्लिक लाइफ कैसी हो सकती है, पब्लिक लाइफ में एथिक्स कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे, पावर और अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है इन केसेस में। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात हो गई, या फिर मानव तस्करी के खिलाफ कानून हो, या फिर गोपनीयता हो, इंटरनेशनल जो है ग्लोबल रिलेवेंसी कैसे है इस टॉपिक की, ये हमने यूपीएससी के लिहाज से यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की। तो हमने क्या बेसिकली किसी केस को समझा, लेकिन उसके पीछे हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया कि यूपीएससी में टॉपिक कैसे रिलेवेंट हो सकता है, और यही कला तो हमें सीखनी है, इसी के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इसी प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए उसे यूपीएससी में कैसे रिलेवेंट बनाया जाए, यूपीएससी की डिमांड आज के समय पे क्या है, इसको समझा जाए, उसके लिए आप संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट में ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपने इससे क्या सीखा और आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, उसको भी ज़रूर बताएं। इसी के साथ ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आज शाम को 6 बजे आना ना भूलें। कहां पर? संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।